तो आगे करते हैं। आपका नेक्स्ट लेक्चर है, ये क्या है? पिछले लेक्चर में तो वैसे हमने यही पढ़ा था कि हाइड्रोस्फेयर क्या होते हैं, लिथोस्फेयर क्या होते हैं, आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है। तो आज जो हमने पढ़ना है वो ये पढ़ना है कि आपका इन्वायरमेंट एक मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट किस तरह से है। अब देखो, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट क्या होता है। आपके जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, मतलब जैसे कि साइंस है, उसके अंदर आपकी केमिस्ट्री है, फिज़िक्स है, आगे मैथ्स भी आता है। जैसे आपके मान लो बीए के सब्जेक्ट हैं, उसमें क्या आते हैं आपके, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे इस तरह के आपके ट्रेड्स होते हैं। तो इन अलग अलग चीज़ों को आपके क्या बोलते हैं, डिसिप्लिन बोलते हैं। आप तो जैसे सब्जेक्ट बोलते हो इनको कि आपका ये वाला सब्जेक्ट है, बट अगर आप किसी इंस्टीट्यूट पर जाते हो, किसी बड़ी उसमें जाते हो, तो इनको जो रेफ़र किया जाता है वो टर्म सब्जेक्ट से नहीं किया जाता, इनको बोला जाता है डिसिप्लिन। तो यहाँ पर एक तरीके से ये क्या है, ए मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, यानी कि ये हर किसी के लिए ज़रूरी है। मल्टी डिसिप्लिनरी में मतलब क्या है आपका, ये बीए वाले स्टूडेंट के लिए भी ज़रूरी है, बीएससी वाले के लिए भी ज़रूरी है, बीकॉम वालों के लिए भी ज़रूरी है, यानी ये मल्टीटास्किंग है एक तरीके से, ठीक है ना। तो अब इसको पढ़ते हैं कि ये कैसे यूज़ आता है हर जगह। हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि आपका जो ह्यूमन बींग्स का और नेचर का एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप है, ये बहुत पहले से है, आज से नहीं है, बहुत पहले से है। और जो इनके इंटरेक्शन है वो प्योरली साइंटिफिक नहीं है, बट क्या है, आपके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल एस्पेक्ट। अब देखो, इकोनॉमिक के वे में आपका कैसे है, जैसे कि आपके पेड़ पौधे हो गए, आपके एनिमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, तो लोग क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, फिर उनका क्या करते हैं, एक तरीके से चेयर, आपके टेबल, ये सारी की सारी चीज़ें पेंसिल बनाने में यूज़ करते हैं। तो एज ए नेचर को ह्यूमन किस चीज़ में काम कर रहा है, इकोनॉमिक वे में उसको लेकर जा रहा है। अगर मैं पॉलिटिकल की बात करूं, तो ये हमारा एक तरीके से पॉलिटिकल मुद्दा भी होता है। जैसे पॉलिटिक्स के बंदे होते हैं, वो आपके घरों में आते हैं वोट मांगने के लिए, तो तब क्या बोलते हैं कि हमें वोट दीजिए, हम आपके आसपास अगर कोई कचरा है तो वो हटवा देंगे, साफ सफाई रखेंगे, हम आपके आसपास अच्छी अच्छी चीज़ें लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाएंगे, साफ सफाइयाँ रखेंगे। तो ये क्या हो गया, एक पॉलिटिकल एस्पेक्ट भी आपका बन जाता है। इसके बाद अगर मैं साइकोलॉजिकल की बात करूँ, तो साइकोलॉजिकल किस तरह से है, देखो आपके आसपास अगर पार्क है कोई, तो आपको वहाँ पर जाना बहुत अच्छा लगेगा। वो क्यों लगेगा, क्योंकि पार्क में आपके पेड़ पौधे हैं, आपके कुछ ना कुछ तो वहाँ पर कोई ना कोई जानवर, चिड़िया वगैरह सब आपको मिल जाएंगे, अदर ह्यूमन बींग्स भी मिल जाएंगे आपको। तो आपके उनके साथ जब इंटरेक्शन होती है, अगर आप बच्चों को एक साइड में खेलते हुए देखोगे, चिड़िया को देखोगे, पेड़ों को देखोगे, आपका जैसे इन्वायरमेंट है, मान लो बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा है मौसम आपका, जैसे कि आपको कौन सा मौसम पसंद है, मान लो बारिश का मौसम है, उससे पहले जो आपके हवा वगैरह चलती है उस टाइम कितना अच्छा लगता है। तो सबको ये होता है कि भी हाँ, हमें मतलब पेड़ पौधों के पास एक तरीके से मतलब जाने की इच्छा होती है, क्योंकि उस टाइम पे वो मौसम बहुत अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरह से हम अगर साइकोलॉजिकली बात करें, तो हमें हरियाली पसंद है, हमें नेचर पसंद है, ह्यूमन बींग्स को भी, एनिमल्स को भी, बर्ड्स को भी, सभी को। अगर मैं सोशल एस्पेक्ट की बात करूं, तो सोशल में जैसे कि आपकी एक कॉलोनी है, उसमें एक पार्क अगर बना दे, तो वो एज इन सोशल एस्पेक्ट हो गया। या फिर आपके घर में कोई पेड़ लगा हुआ है, तो वो क्या है, एक सोशल एस्पेक्ट है। तो ये क्या है, मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है आपका। अगर आपको इन्वायरमेंट को अच्छे से समझना है, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, इनके साथ जुड़ना होगा।
आपको खुद अपने सराउंडिंग में फील करना होगा कि आप किस तरह से अपनी नेचर के साथ कनेक्टेड हैं। जब आप खुद को देखोगे ना कि आप किस तरह से नेचर के साथ कनेक्टेड हो, तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि ये मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाला जो टॉपिक मैं अभी बता रही हूँ, मुझे आपको इसमें कुछ भी बताने की ज़रूरत है। आप किस तरह से जुड़े हुए हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इसमें लिखनी है। अब देखो, अगर मैं बात करूँ एक तरीके से ज्योग्राफी की, ठीक है, अब मैं सब्जेक्ट लेकर चल रही हूँ। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफी की, तो उसमें भी हमें क्या है, इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। तो ज्योग्राफी में हम क्या पढ़ते हैं, लैंड कैसी है, कहाँ पर आपके मतलब कौन से एक तरीके से कॉन्टिनेंट कहाँ पर किस तरह के हैं, वाटर जो रिसोर्सेज हैं आपके वो कहाँ पर हैं। तो इस तरह से मतलब ज्योग्राफी का जो आपका आता है, वो भी आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, उसमें भी हमें इन्वायरमेंट स्टडी बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं बात करूँ बॉटनी सब्जेक्ट की, तो उसमें क्या होता है आपका, उसमें आपके प्लांट्स प्रेजेंट होते हैं। बॉटनी जो होता है ना, वो प्लांट से रिलेटेड होता है। तो बेटा आपका हम क्या करते हैं, अगर आपको बॉटनी पढ़नी है तो उसमें किस चीज़ का आपको पता होना चाहिए, प्लांट्स के अलग अलग ब्रीड्स का पता होना चाहिए, किस तरह के प्लांट कैसे बनते हैं, उनकी क्या खासियत होती है, कौन से इन्वायरमेंट में कौन से मौसम में आपका कौन सा पेड़ लगता है, फ्रूट्स कौन कौन से लगते हैं। तो इस चीज़ की जो स्टडी होती है वो बॉटनी में होती है, जो आपकी कहाँ से आती है, एक तरीके से इन्वायरमेंट से ही आती है। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ आपके एक तरीके से फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स, जो ये चीज़ें हैं आपकी, इसमें भी आपके इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अब देखो, ये तो मेरे ही सब्जेक्ट हैं, फिज़िक्स केमिस्ट्री मैथ्स। आपका जो फिज़िक्स है, फिज़िक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैथ्स का यूज़ होता है, ठीक है ना। तो मैथ्स को हम अलग नहीं लेकर चलेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही लेकर चलेंगे, क्योंकि बेटा आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में मैथ्स की बहुत नीड होती है। अब देखो, फिजिक्स और केमिस्ट्री में किस तरह से होती है, हमारे अंदर कुछ बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं। रिएक्शंस का नाम तो पता होगा आपको थोड़ा बहुत। तो इस तरह से आपके अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, आपके शरीर के अंदर जो चेंजेस हो रहे हैं, या फिर एक तरीके से मान लो आप किचन में जो खाना बनाते हो, जो उसकी एक रेसिपी होती है, देखो वो एक रिएक्शन होती है। हम क्या लेकर चलते हैं, इंग्रेडिएंट्स लेकर चलते हैं। एक सब्जी बनाने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, आप किचन में सारी की सारी वो चीज़ ले लोगे, ठीक है। फिर उनके बाद उन्हें क्या करोगे, कुकर में डालोगे, छोंक लगाओगे, फिर सब्जी डालोगे, फिर उसको कुछ देर रखोगे। ये क्या हो रही है आपकी, इस प्रोसेस को बोलते हैं रिएक्शन। मतलब आपका खाना बनना भी एक क्या है, रिएक्शन है, जो कि केमिस्ट्री और फिजिक्स के रूल्स पर बेस्ड होती है आपकी। तो इस चीज़ के लिए भी हमें किस चीज़ का पता होना चाहिए, एनवायरनमेंट का पता होना चाहिए। और इन्वायरमेंट किस तरह से, अब देखो खाना है, खाने से सुगंध आएगी आपको, अगर अच्छा बना है तो सुगंध आएगी, गंदा बना है तो आपको बदबू आएगी। तो ये क्या चीज़ है आपकी, ये भी आपके ब्रेन में एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है इन्वायरमेंट की वजह से। इन्वायरमेंट में क्या है आपके, आपको महक आ रही है खाने की, तो आपका क्या होगा, दिमाग अलग तरीके से चलेगा। मान लो आपके पास कोई फूल है, ठीक है, तो फूल की आपको खुशबू आएगी, तो वो क्या होगा, वो भी आपके ब्रेन में कुछ ना कुछ सिग्नल देगा। तो आपको क्या पता चलेगा कि ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा सुकून दे रही है, और ये क्या है, आपका फ्लावर आपको आपके पास रखना है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलती है और बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। तो इस तरह से आपका इन्वायरमेंट सारे के सारी चीज़ों में बहुत ज़रूरी होता है। मेंट
अब देखो हमें इन्वायरमेंट स्टडीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये वाला टॉपिक, इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। अब जैसा कि देखो आपको पता है एग्रीकल्चर का, तो आपको पता होगा खेती बाड़ी का। अब खेती बाड़ी में आपको पता है कि कितने सारे जो किसान हैं वो क्या करते हैं, आपके बहुत सारे केमिकल सब्सटेंस को यूज़ करते हैं अपनी फसल को, ताकि उसमें कीड़े ना लगें। इस चीज़ का पता है, पेस्टिसाइड्स का। तो उनका यूज़ करते हैं ताकि आपकी फसल बर्बाद ना हो। पर क्या वो हमारी सेहत के लिए ठीक है? क्या वो एनवायरनमेंट के लिए सही है? क्या वो एयर के लिए, सॉइल के लिए, ह्यूमन बीइंग्स के लिए, और या फिर आपके जो वाटर रिसोर्सेज हैं, क्योंकि वो तो धरती के अंदर जाएगा पानी, और धरती के अंदर ग्राउंड वाटर होता है आपका, तो उन्हें भी पोल्यूट करेगा ही करेगा। ठीक है ना? तो इस तरह से आपके जो इनके हजार्डस इम्पैक्ट हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के, इनको रोकने के लिए आपकी इन्वायरमेंट स्टडी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पता होगा कि ये क्या क्या नुकसान करती हैं इन्वायरमेंट को, हमको और सभी चीज़ों को, तो आप इन चीज़ों को रोक सकते हो किसी को बताकर। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका माइनिंग वाला। देखो माइनिंग जो होती है रिसोर्सेज की, जैसे कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, कोल, पेट्रोलियम, या फिर एक तरीके से मतलब अगर सोना चांदी ये वाले रिसोर्सेज अगर मैं ले लूँ, तो इनकी माइनिंग जब होती है लैंड पे, तब भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा हैज़ार्डस रिजल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। क्योंकि इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी माइनिंग जो हम करते हैं उसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, जो वर्कर वहाँ पर काम कर रहे होते हैं उनके लिए वो इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी और बारीक कण एक पर्सन के अंदर जाकर कितना नुकसान कर सकते हैं, वो हमें तभी पता होगा जब हम इन्वायरमेंट स्टडी करेंगे। ठीक है? अब इसके बाद आपको पता है कि ग्लोबल प्रॉब्लम्स का नाम तो सुना होगा आपने। ग्लोबल प्रॉब्लम्स में किस तरह के आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सभी के सभी डिस्कस होते हैं। तो आपकी क्लास में मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन, ये सारे के सारे पूछूंगे टर्म्स को। तो ये आपको मुझे एक्सप्लेन करने हैं, तो इनको आप पढ़कर आएंगे अच्छे से। जब आपकी अटेंडेंस होगी तब आपसे ये क्वेश्चंस किए जाएंगे कि डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, एसिड रेन क्या है, हैजार्डस इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस क्या है, माइनिंग ऑपरेशंस में क्या है, ये सारे के सारे आपसे पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट आपका आता है नेगेटिव इम्पैक्ट्स ऑफ डिफोरेस्टेशन एक तरीके से। तो डिफोरेस्टेशन क्या होता है, अगर आपके पेड़ पौधों को काट दिया जाएगा तो उससे भी आपको क्या है, बहुत ज़्यादा इन्वायरमेंट पे असर पड़ेगा। किस तरह से पड़ेगा, अगर आप पेड़ ही काट दोगे तो क्या धरती खराब नहीं हो जाएगी? खराब किस तरह से होगी, पेड़ काम करते हैं आपकी मिट्टी को एक जगह रोकने के, और उसमें पानी को एक तरीके से अच्छे तरीके से रोकने के लिए, लेने के लिए। और जैसे मान लो बाढ़ आ गई, ठीक है, बाढ़ अगर आ जाती है, अगर उस ज़मीन पर पेड़ है तो जो मिट्टी है वो बहकर नहीं जाएगी। आपके पेड़ उस मिट्टी को इस तरह से पकड़ कर रखते हैं कि वो मिट्टी नहीं खिसकेगी बाढ़ आने पर भी। ठीक है, इसलिए हमारे क्या है, इन्वायरमेंट की स्टडी ज़रूरी है। अगर पेड़ नहीं होंगे तो क्या होगा, मिट्टी भी अपनी जगह जगह से खिसक सकती है, और क्या होगा, हमारे लिए ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, क्योंकि यही तो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में चेंज करते हैं। इन्हीं की वजह से क्या होगा, बारिश जो है आपकी, उस पर भी बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है। आपके फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमें खाना भी नहीं मिलेगा। जो वेजिटेरियन हैं उनके लिए तो खाना नहीं मिलेगा, नॉन वेजिटेरियन की बात अलग है। बट जो लोग वेजिटेरियन हैं, जो फल पर और आपकी सब्ज़ी पर डिपेंड करते हैं, उनके लिए तो वो चीज़ें भी ख़त्म हो जाएंगी। तो ये भी एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है डिफॉरेस्टेशन का। इस चीज़ को रोकने के लिए आपकी इन्वायरमेंट स्टडी बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आती है आपकी वाइल्ड लाइफ की कंजर्वेशन। हमारी वाइल्ड लाइफ को कंजर्वेट हमने करना चाहिए, और वो क्यों करना चाहिए, क्योंकि हमारे फूड वेब का नाम सुना है आपने। फूड वेब में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर आश्रित होते हैं खाने के लिए। ठीक है, जैसे आपकी ग्रास है,
ग्रास कौन खाएगा? पहले मान लो उसने खाई है, क्या नाम है, डियर ने खाई है, हिरन ने खाई है। उसके बाद हिरन को कौन खाता है? आपका लॉयन खाता है। तो ये एक दूसरे पे इस तरह से डिपेंडेंट होते हैं। अगर इस फूड चेन में से हमने एक भी निकाल दिया, मान लो हिरन निकाल दिया, तो आपका शेर घास थोड़ी खाएगा। तो ये इस पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होती है। तो अगर हमने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व नहीं किया तो फूड चेन पर बहुत असर पड़ता है। नेक्स्ट जो नेक्स्ट आती है आपकी, वो क्या आती है? वाटर कंजर्वेशन। अब देखो, मान लो जो आपकी बारिश आती है उसका पानी हमें क्या करना चाहिए? कंजर्व करना चाहिए हमें, बट हम कंजर्वेशन नहीं करते हैं वाटर की, जो कि बहुत गलत है। हमने सारी जगह कंक्रीट की जो लेयर बिछा दी है सड़कों पे एक तरीके से, ठीक है। उससे क्या होता है, जो पानी है वो ग्राउंड वाटर तक तो पहुंच ही नहीं पाता। अगर आपको ग्राउंड वाटर तक नहीं पहुंच पाएगा तो हमें पीने के लिए पानी, फ्रेश वाटर कहाँ से मिलेगा? तो इस चीज़ के लिए भी हमें पता होना बहुत ज़रूरी है कि वाटर की कंजर्वेशन हमें किस तरह से करनी है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंस थी इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की, कि पता होना क्यों। आपका जो नीड फॉर पब्लिक अवेयरनेस है उसमें भी आप सेम ये ऊपर वाला लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारी की सारी चीज़ें। और अगर उसमें आपको ऐड करना तो ये चिपको मूवमेंट भी कर सकते हैं, ये भी आपको पता है कि क्या है, ये भी मैं पूछूंगी आपसे लेक्चर में, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो आप खुद कर सकते हो। इसमें सारे के सारे नीड लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। स्कोप ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये भी अभी अभी हमने सारा का सारा पढ़ा ही है। क्या पढ़ा? नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर यूज, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और पोल्यूशन वाला नहीं पढ़ा है। सोशल इश्यूज एंड इन्वायरमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट। तो ये इस तरह की ये वाली चीज़ें कुछ कुछ तो हम पढ़ चुके हैं एक तरीके से। तो बस आपका स्कोप जो है इन्वायरमेंटल स्टडी का वो किस किस में आता है? इकोसिस्टम, नेचुरल रिसोर्सेज, बायोडाइवर्सिटी, पॉपुलेशन, पोल्यूशन, सोशल इश्यूज, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल लॉ आ गया, एजुकेशन, एनजीओ, लीगल फील्ड, एनर्जी ऑडिटर, इंजीनियरिंग मैनेजमेंट, बायोटेक्नोलॉजी, इंटरनल एजेंसीज, आईटी, मीडिया, आरडी, टूरिज्म, सब में आपका इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आ जाता है। मतलब आपको जितने सारे सब्जेक्ट पता है ना, सब में इन्वायरमेंट जरूरी रहता है। जितने याद आते हो ना सारे के सारे लिख देना, ठीक है। तो ये आपका क्या है? स्कोप है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का। वही एक तरीके से मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट वाली बात हो गई, यहाँ पे सेम वही है। और यहाँ पर आपको बताया गया है कि ये किस तरह से सारी चीज़ों में ज़रूरी है। एजुकेशन में क्यों ज़रूरी है? ताकि बच्चों को पता लग सके, हम स्टूडेंट्स को ट्रेन कर सकें कि इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट आपका किया जाता है। एनजीओज जो हैं वो किनको बताते हैं? जो आपका समाज यहाँ पर प्रेजेंट है, जिस समाज के अंदर आप रहते हो, एनजीओज उसमें वर्क करते हैं ताकि आपको पता लग सके कि आप इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। लीगल फील्ड, लीगल फील्ड क्या होती है? अगर आप किसी लीगल लॉ फर्म को ज्वाइन कर लेते हो तो वो आपको अलग अलग लॉ के बारे में बताएगी जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। मतलब इन्वायरमेंट एक्ट हो गए एक तरीके से, ठीक है। कि अगर आप इस पेड़ को काट देते, जैसे आपका जो पेड़ होते हैं जिनके ऊपर वाइट लाइन बनी होती है ना, उन वाले पेड़ों को आप काट नहीं सकते हो। अगर वो पेड़ कोई काट देता है तो उसको अकॉर्डिंग टू द लॉ सज़ा मिलती है, ठीक है। अगर पता लग जाए कि किसी ने कटवाया है वो पेड़ या काटा है खुद से, तो अकॉर्डिंग टू द लीगल फील्ड और लॉ उसको सज़ा मिलती है। तो इस तरह से आपका लीगल फर्म में भी आपको इन्वायरमेंट के लॉज की ज़रूरत पड़ती है। इंजीनियरिंग में किस तरह से पड़ती है आपके? अब देखो, जैसे कि आपको पोल्यूशन है, ठीक है। क्योंकि इंजीनियर क्या करते हैं? मशीन्स बनाते हैं। मशीन से क्या निकलता है? पोल्यूशन निकलता है। और पोल्यूशन क्या करते हैं? इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। तो उस चीज़ को आप किस तरह से ओवरकम कर सकते हो, रोक सकते हो पोल्यूशन को, तो वो आपका किस में आता है? इंजीनियरिंग में आता है। उसके बाद आपका आता है एनर्जी ऑडिटर। इसमें क्या है आपका? जो एनर्जी फ्यूल है आपका, उसको सेव करने के लिए जो हम कदम उठाते हैं इन्वायरमेंटल स्टडी में हम उनको पढ़ते हैं। मतलब आपके जैसे ये
कोल, पेट्रोलियम और ये एनर्जी रिसोर्सेज एक तरीके से इस तरह के हो गए ना, इनको हम किस तरह से बचा सकते हैं, ये किसके अंडर आते हैं, एनर्जी ऑडिटर, जो कि किसके अंडर आते हैं, जिसके लिए हमें क्या पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट की स्टडी हमें पता होनी चाहिए। उसके बाद आपका क्या है, कंसल्टेंट और काउंसलर। इसमें क्या होता है, बेसिकली आपके जो सोशल इश्यूज होते हैं उनकी बात की जाती है। जैसे कि जो प्रोजेक्ट होते हैं ना, मेगा प्रोजेक्ट, जैसे कि माइनिंग हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो गया, एक बांध बनाना हो गया, या फिर खुदाई करना हो गया, तो उसके लिए आपके क्या होते हैं, जो उसमें आपके सोशल इश्यूज क्रिएट होते हैं इन्वायरमेंट को लेकर पर्टिकुलरली, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, कंसल्टेंट और काउंसलर। तो उनको भी क्या पता होना चाहिए, कंसल्टेंट और काउंसलर को भी आपके इन्वायरमेंट के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में आपका क्या होता है, कैपेबिलिटी होनी चाहिए एक प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने की, और उस प्रॉब्लम को जानने के बाद उसके सोल्यूशन निकालने की। और वो किससे रिलेटेड होने चाहिए, आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट से। मतलब अगर कहीं पे कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया है या फिर मैन मेड डिज़ास्टर आ गया, तो उस चीज़ को आप किस तरह से इन्वायरमेंट को बचा सकते हो, वहाँ के लोगों को बचा सकते हो, वहाँ के जानवरों, पेड़ पौधों, सबको अगर उनको बचाने के लिए जो भी आप चीज़ें या सॉल्यूशन करोगे, उस चीज़ को बोलेंगे मैनेजमेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है बायो टेक्नोलॉजी। अब बायोटेक्नोलॉजी से आप क्या समझते हो, बायो क्या है, एक तरीके से जैसे आपने बायोस्फीयर पढ़ा था ना, बायो टेक्नोलॉजी में आपके क्या आते हैं, आपके वेरियस टेक्नोलॉजीज आती हैं जिसमें आपके क्या होते हैं, इन्वायरमेंट से चीज़ें जुड़ी हों। मतलब एक डेवलपमेंट, एक फील्ड में कौन सी बायोटेक्नोलॉजी में जो आपके इन्वायरमेंट को डायरेक्ट वो कहती हो, इन्फ्लुएंस करती हो, तो उसको हम बोलेंगे बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड, जो कि किससे रिलेटेड होती है आपके, वो भी इन्वायरमेंट स्टडी से रिलेटेड होती है। इसके बाद इसी तरह से आपके इंटरनेशनल एजेंसी बॉडीज़ हो गई जो कि फॉरेस्ट इन्वायरमेंट की स्टडी पढ़ाती है, उनमें आपके मतलब प्रोजेक्ट वगैरह जो आते हैं वही सेम जैसे आपके वो करे थे ना अभी हमने, माइनिंग और ये क्या नाम है आपके, बांध बनाना। तो ये इस तरह की इंटरनेशनल एजेंसीज या गवर्नमेंट बॉडीज़ जो आपकी काम करती है इस तरह से, उसमें भी आपको इन्वायरमेंट की नॉलेज होनी चाहिए। आईटी में किस तरह से आपके होनी चाहिए, हम आईटी क्या बोलते हैं, कंप्यूटर वाली चीज़ों को बोलते हैं ना आईटी, तो उसमें क्या होना चाहिए आपका, आपके आईटी स्टूडेंट्स को इन्वायरमेंट की नॉलेज क्यों होनी चाहिए, ताकि वो जो चीज़ें बनाए वो आपके क्या होनी चाहिए, इको फ्रेंडली होनी चाहिए, मतलब इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं, इसलिए उनको इन्वायरमेंट की क्या होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए। मीडिया, मीडिया में क्या है, यानी पब्लिक अवेयरनेस होनी चाहिए। मतलब आपके क्या है, जैसे कि जो भी आप मीडिया पे, सोशल मीडिया हो गया, आपका न्यूज़ मीडिया हो गया, पेपर मीडिया हो गया, ये जितने भी आपके मीडिया होते हैं इनका एम क्या होना चाहिए, ये भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड आपको बतानी चाहिए। जैसे कि उम, आपके न्यूज़ चैनल एंकर होते हैं, उन पे जो मीडिया में जो काम करते हैं उन लोगों को भी एक अवेयरनेस लोगों को बतानी चाहिए, क्रिएट करनी चाहिए अपने चैनल के द्वारा, कि इस तरह से अगर आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज की केयर करोगे, कंजर्वेशन करोगे, तो ये आगे फ्यूचर में आपके ही बच्चों के काम आएंगे। तो इस तरह से मीडिया वर्क करता है। टूरिज्म में क्या है, मतलब आपकी नॉलेज किसी लैंडस्केप की, माउंटेन की और उसके सिस्टम की, तो उसे क्या बोलते हैं, टूरिज्म। तो उसके लिए भी हमें क्या पता होना चाहिए कि अलग अलग जगहों पे घूमने के लिए उन अलग अलग जगहों का इन्वायरमेंट तो पता होना चाहिए ना, कि भाई वहाँ पर मौसम कैसा है, वहाँ पर किस तरह की लैंड है, किस तरह के आपके मतलब मौसम रहते हैं, किस तरह के पेड़ पौधे हैं, किस तरह के जानवर हैं। तो ये चीज़ में भी, टूरिज्म में भी आपके इन्वायरमेंट का पता होना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अगेन ये आपकी क्या है, अगर हम किसी चीज़ की रिसर्च करते हैं या डेवलपमेंट कोई किसी तरह की करते हैं किसी फील्ड में, तो उसमें भी वो जो डेवलपमेंट है, जो रिसर्च है, वो किसकी कंसीडरेशन होनी चाहिए, आपकी इन्वायरमेंट फ्रेंडली सारी की सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो नेक्स्ट आपके ये क्वेश्चंस हैं जो कि आप एक बार पढ़ोगे, अगर इनमें से कोई क्वेश्चन लगता है कि आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे बताना और मैं आपको करवा दूँगी। ठीक है, तो यहीं आपका लेक्चर ख़त्म होता है और ये फर्स्ट चैप्टर भी।